ड्रामा के स्टार्टिंग में हम फीमेल लीड जी को देखते हैं जो डरी हुई एक रूम में बैठी होती है। तभी वहाँ मेल लीड यांग आता है और उसकी तरफ देखता है। तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें जी और यांग के स्कूल टाइम का सीन दिखाया जाता है। तब इसी तरफ जी रो रही होती है और यांग उसके पास आता है। फ्लैशबैक एंड होते ही यांग जी से कहता है, तो क्या तुम मुझे इस तरह खुश करोगी? ये सुनकर जी सोचती है, क्या यांग मुझसे सेटिस्फाइड नहीं हुआ? ये सोचकर वो उसे किस करने लगती है। फिर वो यांग से दूर होकर उसे सॉरी कहती है और वहाँ से जाने लगती है, जिससे यांग उसे रोकर पूछता है, क्या ये तुम्हारी पहली बार है? जी कहती है, हाँ, मैं ये काम पहली बार करने आई हूँ। ये सुनकर यांग उसे बेड में धक्का देता है और उसके क्लोज जाकर कहता है, तुम खुद ही मेरे पास आई थी, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें पछतावा ना हो। ये बोलकर वो उसे किस करने लगता है। तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें जी के बॉस उसे जॉब से निकाल देते हैं। तब जी बारिश में बैठी रोती है और कहती है, मुझे जॉब की बहुत जरूरत है, इसलिए प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दीजिए। मैं दोबारा गलती नहीं करूंगी क्योंकि मुझे अपनी मॉम के हॉस्पिटल के बिल्स देने हैं। बॉस कहता है, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम्हें मदद चाहिए तो तुम मशहूर बिजनेसमैन यांग के पास जा सकती हो, वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तभी वहाँ यांग की कार आती है और यांग कार से निकलकर ऑफिस जाने लगते हैं। तो जी उन्हें रोककर पूछती है, मैं आपको कैसी लग रही हूँ? तभी दोनों एक दूसरे को देखकर पहचान जाते हैं और यांग अपने असिस्टेंट से कहता है, इसे मेरे रूम में भेज दो। फ्लैशबैक एंड होते ही यांग जी से दूर होता है और उसके आंसू साफ करते हुए कहता है, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे खुश हूँ। फिर वो जी को किस करता है और रात साथ बिताता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जी यांग के पास आती है और देखती है कि वो कॉल पर बात कर रहा होता है, जिससे वो सोचती है, मैं हमेशा यांग के बारे में सोचा करती थी, पर उससे इस तरह मिलूंगी ये नहीं सोचा था। तभी यांग कॉल कट करके उसके पास आता है और जी से कहता है, तुम बीमार लग रही हो, इसलिए असिस्टेंट के साथ हॉस्पिटल चली जाओ। जी डरते हुए कहती है, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ये सुनकर यांग उसके बाल पकड़कर कहता है, मुझे सच में तुम्हारी फिक्र है, मैं मजाक नहीं कर रहा। जी कहती है, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम बस मुझे पैसे दे दो। ये बोलकर वो अपना मोबाइल सामने करती है तो यांग पूछता है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? ये सुनकर जी बताती है, मुझे बस 15,000 चाहिए। जिससे यांग शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या इतने पैसे तुम्हारे लिए काफी है? मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। जी कहती है, मुझे अपनी क्लास के लिए लेट हो रहा है। ये बोलकर वो अपना मोबाइल लेती है और वहाँ से चली जाती है। तब यांग वहाँ जी का ID कार्ड देखता है जो वो वहीं भूल गई थी और स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट डे जी अपनी रूममेट्स शाह और रुई के साथ होती है। तभी वो सोच रही होती है कि यांग ने उसे अभी तक पैसे नहीं भेजे, जिससे वो परेशान हो जाती है। वही शाह उन्हें यांग के बारे में न्यूज़ बताती है कि वो स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप देने वाला है। फिर वो जी के पास आती है और उसे भी ये न्यूज़ दिखाती है, जिससे वो भी शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद जी यांग को मैसेज करके याद दिलाती है, तुमने अभी तक मुझे पैसे नहीं भेजे, मैं जानती हूँ कि तुम बिजी हो, पर मुझे उन पैसों की जरूरत है। वही कार में बैठा यांग ही मैसेज देखकर स्माइल करता है और कहता है, मैं किसी का कर्जा नहीं रखता। ये बोलकर वो उसे उसके ID की फोटो भेजता है और उसे मिलने के लिए हॉस्टल के गेट पर बुलाता है। थोड़ी देर बाद जी मास्क लगाकर गेट के पास आती है। तब यांग उसे पकड़कर अपने क्लोज करता है, जिससे जी डर जाती है। फिर यांग उसका मास्क निकालकर उसे किस करने लगता है, जिससे जी को गुस्सा आता है और वो यांग को थप्पड़ मार देती है। इस बात से यांग कहता है, तुम पहली लड़की हो जिसने मुझे थप्पड़ मारा है। जी कहती है, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये तुमने ही शुरू किया। यांग कहता है, क्या तुम भूल गई लास्ट नाइट मेरे पास कौन आया था और अभी भी तुम ही मुझे कॉर्नर में लेकर आई हो? जी कहती है, मैं मानती हूँ लास्ट नाइट मैं तुम्हारे पास आई थी, पर वो हमारी डील थी और अब वो खत्म हो गई है, और मैं तुम्हें कॉर्नर में इसलिए लेकर आई ताकि कोई हमें साथ न देख ले। अगर किसी ने देख लिया तो वो मुझे जज करेंगे कि मैं तुम्हें सिड्यूस करने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए तुम मुझे मेरे पैसे दे दो और इस बात को यहीं खत्म करो। ये सुनकर यांग पूछता है, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? तो जी उसे मना कर देती है, जिससे यांग उसे अपना कार्ड देते हुए कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि दोबारा तुम मेरे पास नहीं आओगी, न हम कभी मिलेंगे। ये सुनकर जी उससे कार्ड ले लेती है और उसे थैंक्स बोलकर जाने लगती है। तो यांग उसे रोककर ID कार्ड देता है और कहता है, तुम इसे भूल रही थी। इसके बाद यांग कार में होता है। तब जी उसे मैसेज करके कहती है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना। ये मैसेज देखकर यांग सोचता है, जी बहुत अजीब लड़की है, मेरे पास आना भी नहीं चाहती और ख्याल रखने को भी कह रही है, या फिर इसे लगता है कि मैं कमजोर हूँ। ये सोचकर वो उसे रिप्लाई करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि जी ने उसे ब्लॉक कर दिया। ये जानकर यांग को बहुत गुस्सा आता है तो असिस्टेंट उस पर हंसने लगता है। इसके बाद जी अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल जाती है, जहाँ वो यांग के बारे में सोचने लगती है, अच्छा हुआ उसने मेरी मदद कर दी, नहीं तो मैं मॉम के बिल्स भी नहीं दे पाती और उनकी तबीयत खराब हो जाती। फिर वो अपनी मॉम के पास जाती है जो बेड पर बेसुध पड़ी होती है। तब जी उनके पास बैठकर रोने लगती है और उनका हाथ पकड़कर कहती है, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, इसलिए आप जल्दी से ठीक हो जाइए। दूसरी तरफ यांग अपने फ्रेंड्स वांग और चैन के साथ होता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है और यांग से पूछती है, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? तब यांग उसे गुस्से से देखता है जो वहाँ से चली जाती है। फिर चैन यांग से कहता है, अगर तुम्हें ये लड़कियाँ अच्छी नहीं लग रही हैं तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए
लिए दूसरी लड़कियां बुला देता हूँ। ये सुनकर वांग कहता है, तुम्हें तो पता है ना यांग को लड़कियां अच्छी नहीं लगती और खासकर उसे उनके परफ्यूम से एलर्जी है, फिर तुम उससे ऐसी बात क्यों कर रहे हो। ये सुनकर चैन यांग को सॉरी कहता है। तभी वहाँ जी ड्रिंक लेकर आती है क्योंकि वो वहाँ जॉब करती है और मू नाम के एक लड़के को ड्रिंक सर्व करने लगती है। ये देखकर चैन यांग से कहता है, तुम इस लड़की को देख सकते हो, ये बहुत मासूम लग रही है। वही मू जी के साथ बदतमीज करता है और उसे अपने साथ बिठाकर ड्रिंक करने को कहता है, जिससे जी को गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ मार देती है। ये देखकर चैन यांग से कहता है, क्या तुम उसकी मदद नहीं करोगे। तब यांग जी की तरफ देखता है और गुस्से में कहता है, तुम्हें अपने काम से मतलब रखना चाहिए। वही मू जी को पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिससे यांग को बहुत गुस्सा आता है और वो मू को पीटने लगता है। तब मू डर कर यांग को सॉरी कहता है। यांग अपने असिस्टेंट से कहता है, इसे ड्रिंक पसंद है इसलिए तुम इसे अच्छे से ड्रिंक पिलाओ। तब असिस्टेंट वाइन की एक पूरी बोतल मू के मुंह में डाल देता है। ये देखकर चैन सोचता है, अभी तो यांग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, फिर इसे क्या हो गया। वही जाई डरते हुए यांग को थैंक्स कहती है और वहाँ से जाने लगती है। तब यांग उसे पकड़कर अपने साथ दूसरे रूम में ले जाता है और उसे किस करने लगता है, तो जाई डर से गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। यांग कहता है, तुमने दोबारा मुझे मारा और मेरी इंसल्ट की। जाई कहती है, सॉरी, लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, तुमने ही कहा था कि अब हम दोबारा नहीं मिलेंगे, फिर तुम मुझे यहाँ क्यों लाए। क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी मदद करने के बदले थैंक्स बोला था। तब यांग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, इससे अच्छा ये नहीं था कि तुम मेरे साथ रहती। आखिर तुम यहाँ गैर मर्दों को ड्रिंक सर्व करने तो आ ही गई ना, क्या ये तुम्हें अच्छा लग रहा है या फिर तुम इन्हें सेड्यूस करने आई हो। जाई कहती है, मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ और ये मेरी जॉब है। यांग बोलता है, तुम्हें मर्दों को सेड्यूस करना अच्छे से आता है, क्या सिर्फ मेरे साथ ऐसा करती हो या बाकियों के साथ भी। ये सुनकर जाई बहुत रोने लगती है। तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें जाई अपने स्कूल टाइम में यांग के लिए कार्ड लिखती है और डर से उसे दे नहीं पाती। फ्लैशबैक एंड होते ही जाई सोचती है, मैंने शुरू से सिर्फ तुम्हें लाइक किया पर तुम बात नहीं समझ सकते। तब यांग फिर से उसे किस करने के लिए आगे होता है पर जाई पीछे हो जाती है। ये देखकर यांग जाई से दूर होते हुए रिलैक्स्ड होता है और कहता है, ठीक है, तुम्हें जो चाहे तुम कर सकती हो, लेकिन तुम्हें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता तुम उन जैसे लोगों के पास जाओ। ये बोलकर वो उसके क्लोज आता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम्हें कभी भी मदद चाहिए हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो, लेकिन तुम्हें ऐसे काम करने की जरूरत नहीं है, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर जाई कहती है, तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारी इस तरह की मदद चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और यांग उसे देखता रह जाता है। नेक्स्ट सीन में जाई एक बच्चे को डांस सिखा रही होती है। तभी वहाँ यांग और चैन आते हैं और उसे चुपके से देखने लगते हैं। तब यांग जाई को देखकर स्माइल करने लगता है। ये देखकर चैन उसे कहता है, अगर तुम अपनी नीस का एडमिशन जाई के पास करवा दोगे तो तुम उससे रोज मिल सकते हो। ये सुनकर यांग उसे चुप रहने को कहता है और बताता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि जाई मुझसे गुस्सा है, इसलिए मैं उसे दूर से देखकर ही खुश हो जाता हूँ। इसके बाद जाई अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल जाती है, जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं, अभी तो तुम्हारी मॉम ठीक है लेकिन उनकी हालत बहुत खराब है, इसलिए तुम्हें जल्दी से किडनी ट्रांसप्लांट करवाना होगा, जिसके लिए बहुत पैसे लगेंगे। ये सुनकर जाई कहती है, आप मॉम का इलाज शुरू कर दीजिए, जितने भी पैसे लगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, पर क्या मैं उन्हें अपनी किडनी दे सकती हूँ। डॉक्टर कहते हैं, ये मैं बिना टेस्ट के रिपोर्ट देखे नहीं बता सकता, इसलिए तुम पहले टेस्ट करवा लो। जिसके बाद जाई को पता चलता है कि वो अपनी किडनी नहीं दे सकती, इसलिए वो बहुत परेशान हो जाती है और हॉस्पिटल से जाते हुए सोचने लगती है कि अब वो इतने पैसे कहाँ से लाएगी। तभी उसके मोबाइल पर एक फ्रॉड मैसेज आता है, तुम एक काम करके बहुत पैसे कमा सकते हो। जाई इस मैसेज को सच मान लेती है और वहाँ जाने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ यांग का असिस्टेंट उसे कॉल करके बताता है कि हमारा जाई से कांटेक्ट हो नहीं पा रहा। ये सुनकर यांग परेशान हो जाता है। अब देखते हैं कि जाई को एक बंद फैक्ट्री में किडनैप करके रखा गया होता है। वहीं कुछ लड़कियां और लड़के भी उस ट्रैफिकिंग ग्रुप ने पकड़े होते हैं। तब उनका लीडर लू दो लोगों से कहता है, तुम अपने आप को मारो, जिससे वो लोग खुद को मारने लगते हैं। वहीं ये सब देखकर जाई बहुत डर जाती है। फिर वो लोग जाई की तरफ आने लगते हैं, जिसे जाई सोने की एक्टिंग करती है, तो वो लोग उसकी बदल से एक लड़की को अपने साथ ले जाते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। तब मौके का फायदा देखकर जाई धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ती है ताकि उनके बिना पता चले वो वहाँ से बच निकले। तभी एक लड़की उसे देख लेती है और लू को बताती है कि वो भाग रही है, जिससे जाई जल्दी से दरवाजे से भाग जाती है। वहीं लू और उसके लोग जाई के पीछे जाते हैं। फिर वो लोग जाई को घेर लेते हैं, जिसे डरकर वो एक लेडी से मदद करने को कहती है, पर वो भी लू से मिली हुई होती है, इसलिए लू को इशारा करती है, इसे जल्दी से ले जाओ। वहीं जाई उस लेडी से कहती है, प्लीज आप पुलिस को कॉल करें और मुझे बचा लीजिए। मगर ये सब सुनकर वो स्माइल करने लगती है। फिर लू जाई को अपने अड्डे पर लेकर आता है और उससे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की। ये सुनकर जाई रोने लगती है और उससे कहती है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, क्योंकि मेरी मॉम हॉस्पिटल में है और उनके पास मेरे सिवा कोई नहीं है, इसलिए मुझे उनका ख्याल रखना है। ये सब सुनकर लू उससे कहता है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं कि कौन मर रहा है और कौन नहीं। ये बोलकर वो जाई को थप्पड़ मारता है और अपने लोगों से कहता है, इसे ले जाओ और इसके हाथ पांव तोड़ दो ताकि ये आगे चलकर हमारे
काम आए। ये सुनकर दो आदमी जाई के क्लोज जाते हैं और कहते हैं क्यों ना हम इसके साथ एंजॉय करें। वहीं ये सब सुनकर जाई बहुत डर जाती है और उनसे दूर होने की कोशिश करने लगती है। तभी वहाँ यांग अपने गार्ड्स के साथ आता है और उन दोनों को मारकर जाई से दूर करता है। फिर यांग जाई को अपनी जैकेट पहनाता है तो वो उसे देखकर इमोशनल हो जाती है और कहती है तुम सच में आ गए। ये सुनकर यांग उसे हक करते हुए कहता है अब मैं आ गया हूँ, इसलिए तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वहीं बाकी गार्ड्स उन गुंडों की पिटाई करने लगते हैं और यांग जाई को गोद में उठाकर ले जाने लगता है। तब गार्ड्स यांग से पूछते हैं हम इंग्लिश लोगों के साथ क्या करें। ये सुनकर जाई गोद से नीचे उतरती है और एक एक करके उन गुंडों को मारती है। ये देखकर यांग स्माइल करते हुए जाई की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है अब हमें चलना चाहिए। अगले सीन में जाई हॉस्पिटल बेड में होती है, वहीं यांग उसके पास बैठा होता है। तब डॉक्टर यांग को बताते हैं जाई बहुत कमजोर है, इसलिए उसे अच्छे से खाने पीने और आराम करने की जरूरत है। ये सुनकर जाई और यांग डॉक्टर को थैंक्स बोलते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर जाई यांग को थैंक्स कहती है और पूछती है तुम्हें मेरा लोकेशन कैसे पता चला। यांग कहता है ये तुमने ही हमें खुद बताया। जाई कहती है पर मुझे नहीं पता वो तुम्हारे पास कैसे चला गया। यांग कहता है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम मुझे मिस कर रही थी। जाई पूछती है लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे किडनैप कर लिया गया है। यांग कहता है क्योंकि तुम अपने जॉब पर नहीं गई थी। तब जाई को पता चलता है कि वो जॉब उसे यांग की वजह से ही मिली थी। फिर जाई चुपचाप बैठ जाती है जिसे यांग उसके क्लोज जाकर कहता है क्या तुम सिर्फ थैंक्स ही कहोगी। जाई पूछती है तुम्हारा मतलब क्या है, तुम्हें और क्या चाहिए। तब वो यांग का इशारा समझकर उसे किस करने के लिए आगे होती है जिससे यांग पीछे हो जाता है। ये देखकर जाई एम्बेरस्ड हो जाती है। तब यांग उसे पकड़कर किस करने लगता है तो जाई उससे दूर होती है। तब यांग कहता है तुम्हें ऐसे रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारी पहली किस नहीं थी। फिर यांग उसे कहता है क्या हम बाहर जा सकते हैं। अब देखते हैं यांग होटल रूम में ड्रिंक बना रहा होता है। तभी वहाँ जाई नाइट सूट में आती है और उसे हक करके कहती है थैंक्स मुझे और मेरी मॉम को बचाने के लिए, क्योंकि मुझे डॉक्टर्स ने बता दिया है कि तुमने मॉम के लिए डोनेशन दी है जिससे उनकी हालत ठीक हो गई। ये सब सुनकर यांग उसे अपने सामने करता है और अपने क्लोज करते हुए कहता है क्या तुम्हें पता है तुम क्या करने जा रही हो। जाई कहती है हाँ मैं जानती हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये बोलकर वो उसे किस करने के लिए आगे होती है जिसे यांग उसे रोकते हुए कहता है मैं तुम्हारा एडवांटेज नहीं लेना चाहता। ये सुनकर जाई उसे अपने क्लोज करते हुए कहती है इसमें तुमने एडवांटेज नहीं लिया। ये बोलकर वो उसे किस करने लगती है। फिर यांग उससे दूर होकर प्यार से उसके बालों को टच करता है और कहता है अब तुम्हें आराम करना चाहिए। ये बोलकर यांग वहाँ से चला जाता है और जाई उसके बारे में सोचकर स्माइल करने लगती है। नेक्स्ट डे जाई हॉस्टल में अपनी पैकिंग कर रही होती है। तभी वहाँ शाह आती है और उसे देखकर हैप्पी होते हुए कहती है अच्छा हुआ तुम वापस आ गई, हम सभी बहुत डर गए थे। फिर वो उसे देखकर पूछती है तुम कहाँ जा रही हो। तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें यांग जाई को अपना कार्ड देते हुए बताता है ये मेरा एड्रेस है, इसलिए तुम अपना सामान लेकर वहाँ आ जाना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। फ्लैशबैक एंड होते ही जाई शाह को बताती है मुझे अपनी मॉम का ख्याल रखना है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये सुनकर शाह कहती है ठीक है, क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ। जाई कहती है नहीं, मैंने अपनी चीजें रख ली हैं। तभी यांग जाई को कॉल करके बताता है मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। फिर जाई अपना लगेज लेकर नीचे आती है। वहीं यांग अपनी कार के मिरर से सब देख रहा होता है जहाँ जाई का सीनियर बुके लेकर वहाँ खड़ा होता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज करता है। तब जाई उसे देखकर सोचती है सीनियर की स्माइल और हाइट अच्छी है, क्या मैं इसे यस बोल दूं। वहीं यांग ये सब देखकर गुस्सा हो जाता है और कार की हॉर्न बजाता है जिससे जाई अपने ख्यालों से बाहर आती है और सीनियर को सॉरी कहकर कार के पास आती है और उसमें बैठ जाती है। तब यांग उसे गुस्से से देखते हुए सीट बेल्ट पहनाता है। फिर यांग ड्राइव करके थोड़ी दूर जाता है और जी को किस करने लगता है जिससे जी उससे दूर होती है। तब यांग उससे पूछता है वो लड़का कौन था और तुम्हें प्रपोज क्यों कर रहा था। जी बताती है वो मेरा सीनियर है और वैसे भी मैंने उसे मना कर दिया। ये सुनकर यांग फिर से उसे किस करने लगता है, फिर दूर होकर कहता है तुम्हें अपने स्टूडेंट से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। जी बोलती है पर ये कैसे हो सकता है क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और ये तो कॉमन सी बात है। तब यांग उसे फिर से किस करने लगता है तो जी कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ और अब से मैं सिर्फ लड़कियों से ही बात करूंगी। तब फिर से यांग उसके क्लोज जाने लगता है जिसे जी उसे रोकते हुए कहती है ये पब्लिक प्लेस है इसलिए यहाँ ये सब नहीं। फिर हम यांग को स्मोकिंग करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ जी नाइट सूट पहनकर यांग के क्लोज आती है। तब यांग उसे कहता है मेरी गोद में बैठ जाओ, जिससे जी उसकी गोद में बैठ जाती है और उसकी शर्ट के बटन्स खोलने लगती है। तब यांग उससे कहता है ये मैं खुद कर लूंगा। ये बोलकर वो उसे अपने क्लोज करता है और गोद में उठाकर सोफा पर ले जाता है। तब वो जी से कहता है मैं जानता हूँ तुम मुझे लाइक करती हो। जी कहती है ऐसा नहीं है, तुम तो खुद लड़कियों के पीछे रहते हो। यांग कहता है ऐसा नहीं है। फिर वो उसके क्लोज होता है और किस करने लगता है। तब जी उसे खुद से दूर करती है तो यांग उसे हक कर लेता है और कहता है मुझे तुम्हारी आवाज सुनना बहुत अच्छा लगता है, इसे कुछ देर ऐसे ही रहो। फिर वो जी को बेड पर ले जाता है और दोनों रात साथ बिताते हैं।
नेक्स्ट मॉर्निंग जी कॉलेज जाते हुए अपने गले पर बने निशान को छुपाने की कोशिश करती है और यांग को गुस्से से सुनाने लगती है। फिर जैसे ही क्लास के अंदर आती है उसके क्लासमेट्स उस पर पानी डाल देते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इस बात से जी बहुत हर्ट होती है। फिर उसके क्लासमेट याओ जो एक मॉडल होती है उसे देखकर जी सोचती है ये यांग की गर्लफ्रेंड है, इसलिए मैं इसके साथ बदतमीज नहीं कर सकती। फिर याओ जी के पास आती है और उसे वीडियो दिखाते हुए कहती है मैं जानती हूँ आजकल तुम एक आदमी के साथ घूम रही हो। ये सुनकर जी सोचती है कहीं याओ यांग के बारे में तो पता नहीं चल जाएगा। तभी याओ कहती है मैं जानती हूँ तुम किसी ओल्डर मैन के साथ हो, तभी वो तुम्हें ड्रॉप करने आता है, क्योंकि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। वही बाकी स्टूडेंट्स उनकी वीडियोस और फोटोज लेने लगते हैं, जिससे जी भी गुस्से में आकर याओ को सुना देती है। तभी वहाँ टीचर आ जाते हैं, जिससे सभी डरकर अपनी सीट पर वापस आ जाते हैं और टीचर जी से कहते हैं पहले तुम अपनी ड्रेस चेंज करके आओ। ये सुनकर जी क्लास से बाहर चली जाती है। इसके बाद जी अपसेट होकर सोफा पर बैठी होती है। तभी वहाँ यांग आता है और उससे पूछता है तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो। जी गुस्से में कहती है तुमने ही कहा था कि मैं तुम्हारा वेट करूं, इसलिए मैं वही कर रही हूँ। ये सुनकर यांग उसके क्लोज आता है और पूछता है आज तुम्हारे कॉलेज का दिन कैसा था। ये बोलकर जी अपने रूम में चली जाती है, जिसे यांग को उस पर सस्पिशियस होता है और उसका बर्ताव देखकर समझ जाता है कि जी के कॉलेज में कुछ हुआ है। इसलिए वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उसे पता करने को कहता है कि आज कॉलेज में क्या हुआ था। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट यांग को वीडियो भेजता है, जिसे देखकर यांग समझ जाता है कि सबने मिलकर उसे परेशान किया है। फिर यांग जी के पास जाता है और उससे कहता है आज जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। जी पूछती है ये सब मैं तुम्हें क्यों बताऊं, इससे तुम्हारा क्या वास्ता, और वैसे भी तुमने मुझसे झूठ कहा। ये सुनकर यांग उसके क्लोज आकर पूछता है तुम किस बारे में बोल रही हो, मैंने तुमसे कौन सा झूठ कहा। जी कहती है याओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुमने मुझे ये बात नहीं बताई। यांग बोलता है याओ मेरे बटलर की बेटी है, उससे ज्यादा मैं उसे नहीं जानता, ना हमारे बीच कोई रिलेशन है। ये सुनकर जी स्माइल करती है और यांग कहता है मेरी सिर्फ एक ही गर्लफ्रेंड है और वो तुम हो, कोई नहीं। ये बोलकर वो उसे किस करने लगता है। तब जी कहती है तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो, अगर कभी तुम्हें कोई दूसरी लड़की पसंद आ जाए तो तुम मेरे साथ चीट नहीं करोगे, बल्कि मुझे बता देना ताकि मैं तुमसे दूर जा सकूं। ये सुनकर यांग कहता है ऐसा जब होगा तब देखा जाएगा। ये बोलकर वो जी को किस करने लगता है और रात साथ बिताता है। नेक्स्ट डे जी शाह के साथ कॉलेज जाती है, जहाँ शाह उसे न्यूज देखकर बताती है सबको पता चल गया है कि याओ तुम्हें परेशान कर रही थी, इसलिए उसके खिलाफ एक्शन लिया गया है और उसे तुमसे सॉरी कहने को कहा गया है। ये सुनकर जी सोचती है शायद ये सब यांग ने किया है। तभी वहाँ याओ आती है और जी से कहती है तुम खुद को क्या समझती हो, क्या मैं तुमसे सॉरी कहूंगी, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ ये सब वही कर रहा है ना जिसके साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है, पर इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं भी यांग की गर्लफ्रेंड हूँ। ये सुनकर शाह याओ से कहती है तुम अभी भी बकवास कर रही हो, जबकि तुम्हें जी से सॉरी कहना चाहिए। ये सुनकर याओ जी की तरफ जाती है। तभी वहाँ चैन टीचर के साथ आता है और जी से बात करने लगता है। ये देखकर याओ शॉक्ड हो जाती है और चैन से पूछती है जी से तुम्हारा क्या रिलेशन है। चैन कहता है जी मेरी कजन है और तुमने उसे बहुत परेशान किया है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर याओ सोचती है जी तो इतनी गरीब है, फिर चैन उसका कजन कैसे हो सकता है। जिसके बाद टीचर के गुस्सा करने पर याओ चैन से माफी मांगने लगती है, तो वो उससे कहता है ये बात तुम्हें जी को कहनी चाहिए क्योंकि तुमने उसके साथ गलत किया है। तब याओ जी का हाथ पकड़कर उसे सॉरी कहती है, लेकिन जी उसे माफ करने से मना कर देती है और कहती है तुम लोग किसी को परेशान करने से पहले सोचते नहीं हो, इसलिए मुझे भी तुम्हें माफ करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि तुम लोगों के बारे में र्यूमर्स फैलाने से पहले सोचती नहीं हो। ये सुनकर याओ बहुत डर जाती है और कहती है मैं दोबारा ये सब नहीं कहूंगी, इसलिए मुझे माफ कर दो। इसलिए तुम्हें कॉलेज से निकाला जाता है। फिर ये बात जी चैन से कहती है मैं याओ को इस कॉलेज में देखना भी नहीं चाहती। तो ये बात चैन टीचर से कहता है जैसा जी कह रही है वैसा ही होना चाहिए। तब टीचर याओ को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद चैन जी को अपने साथ कार के पास ले जाता है। तब वो कार में बैठकर उससे पूछती है तुम मेरी मदद करने क्यों आए हो। चैन बताता है ये सब मैं यांग के कहने पर कर रहा हूँ। जी पूछती है लेकिन यांग मेरी मदद क्यों कर रहा है। फिर वो सोचती है मैं तो यांग की सीक्रेट लवर हूँ, पर वो ये बात सबको क्यों बता रहा है। चैन उसे बताता है शायद यांग तुम्हें लाइक करता है, तभी तुम्हारे लिए इतना कर रहा है, क्योंकि मैंने उसे कभी किसी और के क्लोज जाते नहीं देखा, ना उसे लड़कियों से बात करने में कोई इंटरेस्ट था। ये सुनकर जी पूछती है तो क्या वो र्यूमर्स गलत है जो कहते हैं कि याओ यांग की गर्लफ्रेंड है। चैन बताता है ये बात झूठ है, क्योंकि तुम पहली लड़की हो जिसके बारे में यांग सोचता है। उसके बाद चैन जी को पार्लर लेकर आता है, तो वो उससे पूछती है तुम मुझे यहाँ क्यों लाए। चैन कहता है ये जगह मेकअप के लिए है, इसलिए मैं तुम्हें मेकअप करवाने के लिए लाया हूँ। वही दूसरी तरफ यांग रेस्टोरेंट में बैठा जी का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ जी आती है और उसे पूछती है अचानक से तुमने मुझे यहाँ इस तरह से क्यों बुलाया। यांग बिना कोई जवाब दिए उसे प्यार से डाइनिंग पर बिठा देता है। फिर वहाँ सर्वेंट्स केक्स और बाकी चीजें लेकर आते हैं। ये सब देखकर जी सोचती है ये सब कैसे हो रहा है। फिर यांग प्यार से उसके हाथ पर किस करता है और
और उसे बर्थडे विश करता है, जिससे जी खुश हो जाती है। फिर यांग उसके पास केक लाता है और उसे विश करने को कहता है, तो जी विश करती है, मुझे तो याद ही नहीं था कि आज मेरा बर्थडे है, पर ये बात यांग को कैसे पता? मेरी यही विश है कि उसकी मॉम जल्दी से ठीक हो जाए और वो यांग के साथ खुश रहे। फिर वो कैंडल्स बुझा देती है और यांग को थैंक्स कहती है कि आज उसने उसकी बहुत मदद की और चैन ने भी उसकी मदद की। तब यांग उसे बताता है, मैंने चैन के बिजनेस में उसकी मदद की थी, इसलिए उसने बदले में मेरी भी मदद की। फिर जी इमोशनल होकर रोने लगती है, जिससे यांग उसके आंसू साफ करते हुए कहता है, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, अपनी एनर्जी बेड के लिए बचा कर रखो। ये सुनकर जी स्माइल करते हुए उसे किस करती है। फिर वो लोग खिड़की से आतिशबाजी देखने लगते हैं। अगले सीन में यांग जी को बेड पर ले जाता है और उसे अपने क्लोज करता है, जिससे वो उससे पूछती है, तुम मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों करते हो? यांग कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और तुम मुझे अच्छी लगती हो। ये बोलकर वो उसे किस करने लगता है और उसके साथ रात बिताता है। इसके बाद यांग ड्रिंक बनाते हुए जी से पूछता है, तुम ठीक हो? फिर वो उससे कहता है, तुम मेरा कार्ड यूज क्यों नहीं करती? अगर तुम्हें जरूरत हो तो तुम उसे इस्तेमाल कर सकती हो। फिर यांग बताता है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मेरे असिस्टेंट या चैन को बताना, वो तुम्हारी मदद करेंगे। ये सुनकर जी पूछती है, क्या तुम कहीं जा रहे हो? यांग कहता है, मुझे बिजनेस ट्रिप के लिए जाना है, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। नेक्स्ट डे कॉलेज के बाद जी अपनी नई जॉब गोल्फ प्रैक्टिस के लिए जाती है, जहाँ यांग उसे देखकर सोचता है, क्या फिर से जी ने अपनी जॉब शुरू कर दी? वहाँ एक आदमी जी से कहता है, पहले तुम डांस सिखाती थी, फिर तुम यहाँ आ गई, इसलिए अब तुम मुझे डांस करके दिखाओ। ये सुनकर जी उसे मना कर देती है, जिससे वो उसके साथ फोर्स करने लगता है। तो जी उसे थप्पड़ मारती है और कहती है, मैं यांग की गर्लफ्रेंड हूँ, इसलिए मुझसे दूर रहो, नहीं तो वो तुम्हें अच्छे से सबक सिखाएगा। ये सुनकर वो आदमी हंसने लगता है और कहता है, तुम मुझसे मजाक कर रही हो, क्योंकि मुझे पता है यांग को लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी वहाँ यांग आता है और जी को अपनी तरफ करता है। उसे वहाँ देखकर वो आदमी बहुत डर जाता है और यांग को सॉरी कहने लगता है। तो यांग कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जी के साथ ऐसा करने की? फिर यांग जी को अपने साथ कॉर्नर पर ले जाता है और उसे किस करने लगता है, जिससे जी उसे रोकती है। तो यांग कहता है, मैंने तुम्हें मना किया था ना, फिर तुम जॉब क्यों कर रही हो? तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? मैंने तुम्हें कार्ड दिया है ना। जी कहती है, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम तो 2 दिन बाद आने वाले थे। फिर कहती है, मैं तुम्हारे पैसे खर्च नहीं करना चाहती, मुझे अपने पैसे कमाने हैं। यांग कहता है, मेरे पास जितने पैसे हैं वो हमारे लिए काफी है, इसलिए तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। फिर कहता है, तुम अभी एक स्टूडेंट हो, इसलिए तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए, तो अपनी लाइफ को एंजॉय करो और इन सब में उसे वेस्ट मत करो। ये सब सुनकर जी रोने लगती है, जिससे यांग उसे चुप कराता है। तभी वहाँ यांग की फियांसे सॉन्ग और चैन आते हैं और यांग को हेलो करते हैं। सॉन्ग यांग से कहती है, तुम्हारे साथ कौन है? क्या तुम मुझे उससे इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे? तब चैन उसे बताता है कि जी मेरी डिस्टेंट कजन है। ये सुनकर सॉन्ग कहती है, जी को देखकर लगता है वो गरीब है, इसलिए यहाँ गोल्फ की ट्रेनिंग देती है, तो क्या तुम उसकी मदद नहीं करते? चैन कहता है, वो यांग है, इसलिए उसे इस चीज में इंटरेस्ट है। वही यांग गुस्से में कहता है, तुम्हें अपने काम से मतलब रखना चाहिए, ना कि दूसरों पर ध्यान देना चाहिए। वही जी सॉन्ग को देखकर सोचती है, ये बहुत सुंदर है, इसलिए हो सकता है ये यांग की फियांसी हो, क्योंकि ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं। फिर चैन उन्हें सॉन्ग के बारे में बताता है, जिसके बाद सॉन्ग जी और यांग से कहती है, आज मैंने पार्टी रखी है, इसलिए तुम दोनों वहाँ आ जाना, ताकि मैं जी को सॉरी के तौर पर कंपेंसेट कर सकूं। ये सुनकर जी कहती है, मुझे जरूरी काम है, इसलिए मैं नहीं आ सकती। ये बोलकर वो वहाँ से जाते हुए सोचती है, यांग और सॉन्ग एक ही दुनिया के हैं, इसलिए मुझे उन दोनों के बीच नहीं आना चाहिए। फिर सॉन्ग यांग से कहती है, मैं चेंज करके आती हूँ, तब तक तुम दोनों वेट करो। फिर चैन यांग से कहता है, मुझे नहीं पता था तुम एक लड़की के लिए ये सब कर सकते हो, मैंने तुम्हें इतना बदलते हुए पहली बार देखा है, लगता है तो जी को बहुत लाइक करते हो, पर अब तो तुम्हारी फियांसे भी यहाँ आ गई है। ये सुनकर यांग उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, तुम एक अच्छे लड़के हो, इसलिए सॉन्ग के साथ डिनर पर जाओ और एंजॉय करो। ये बोलकर यांग वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जी ये सोचकर अपसेट हो जाती है कि यांग सॉन्ग के साथ चला गया। तभी वहाँ यांग आता है, तो जी उससे पूछती है, क्या तुम उनके साथ नहीं गए? यांग उसे अपने क्लोज करके कहता है, मुझे उनके साथ जाने में इंटरेस्ट नहीं है, पर तुमने मुझसे झूठ कहा है, इसलिए अब मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। ये सुनकर जी डरते हुए बोलती है, तुम मेरे साथ क्या करोगे? इसके बाद यांग जी को घर लेकर आता है और उसे किस करने लगता है। फिर वो उसे सोफा पर ले जाता है और किस करते हुए उसके क्लोज जाने लगता है, जिससे जी उसे रोकते हुए कहती है, मेरे पीरियड्स शुरू हो चुके हैं। ये सुनकर यांग कहता है, मैं जानता हूँ तुम मुझसे झूठ कर रही हो। जी बोलती है, नहीं, मेरी डेट पास आ गई है और मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तब यांग उसे हग कर लेता है और कहता है, मुझे ऐसे ही रहने दो। उसके बाद यांग जी के लिए काढ़ा बनाता है और उसे टेस्ट करने को देता है। तब जी काढ़ा पी लेती है, तो यांग पूछता है, कैसा है? ये सुनकर जी उसे किस करती है, तो यांग भी
तभी उसे किस करके कहता है, अब मुझे अच्छा लग रहा है। फिर यांग जी के पेट को टच करता है और उससे पूछता है, क्या अभी भी दर्द है? जी कहती है, नहीं, अब मैं ठीक हूँ। फिर कहती है, तुम्हें अब्रॉड जाना है, इसलिए तुम जाकर सो जाओ, नहीं तो तुम्हारी नींद पूरी नहीं होगी। तब यांग उसे एक ब्रेसलेट पहनाकर किस करता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जी शिया के साथ कॉलेज जाती है, जहाँ शिया उसे बताती है, जल्दी ही एक मूवी बनने वाली है, क्या तुम उसमें मेरे साथ डांस पार्टनर बनोगी? ये सुनकर जी सोचती है, अगर यांग को पता चला तो वो मुझसे गुस्सा होगा, क्योंकि उसे मेरा जॉब करना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, इससे मेरे करियर में अच्छी ग्रोथ हो सकती है। ये सोचकर वो शिया को हाँ बोल देती है, जिसे दोनों स्माइल करने लगते हैं। दूसरी तरफ वांग यांग से कहता है, तुम्हारे ग्रैंडपा चाहते हैं कि तुम और सॉन्ग शादी करो, क्योंकि वो तुम्हारी तरह अमीर है, इसलिए ग्रैंडपा ने तुम दोनों की एंगेजमेंट भी फिक्स कर दी है, और वो अच्छी मॉडल भी है जो हमारी मूवी के लिए है। अब देखते हैं शिया और जी ऑडिशन के लिए बैठे होते हैं। तभी शिया जी की ब्रेसलेट को अच्छे से देखती है और उससे पूछती है, ये तुम्हें किसने दिया? पता है ये बहुत एक्सपेंसिव है और इसे खरीदने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, क्योंकि ये लिमिटेड एडिशन में बनती है, और अगर ये तुम्हें किसी ने दी है तो इसका मतलब है वो तुमसे प्यार करता है। ये सब सुनकर जी को उस ब्रेसलेट के बारे में पता चलता है कि ये एक्सपेंसिव है, और वो स्माइल करते हुए सोचती है, इसका मतलब सच में यांग मुझे लाइक करता है। तभी वहाँ याओ आती है और उनसे कहती है, जी को आदत है फेक चीजें पहनकर शो ऑफ करने की, क्योंकि उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो असली चीज ले सके। ये सुनकर शाओ से कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती यहाँ आकर ये सब बोलने की? क्या पिछली बार तुम्हारे साथ जो हुआ वो भूल गई? याओ कहती है, मैं इस मूवी की सेकंड लीड हूँ, अगर तुम लोग मुझसे इस तरह बात करोगी तो मैं तुम्हें मूवी से निकलवा दूंगी। शाह कहती है, तब इसे पता नहीं है कि ये मूवी फ्लॉप होने वाली है, क्योंकि इसमें तुम हो। ये सुनकर जी हंसने लगती है, जिससे याओ को गुस्सा आता है, और वो कहती है, तुम्हें पता भी है सॉन्ग मेरी दोस्त है, और बहुत जल्दी ही उसकी और यांग की शादी होने वाली है, इसलिए तुम्हें इतना बोलने की जरूरत नहीं है। शाह कहती है, लेकिन तुमने तो कहा था कि यांग तुम्हें लाइक करता है, तो क्या अब उसने तुम्हें छोड़ दिया? तब ये जानकर जी अपसेट हो जाती है और सोचती है, इसका मतलब यांग सॉन्ग से शादी करेगा। तब याओ गुस्से में डायरेक्टर को बुलाती है और उससे कहती है, जी और शाह को निकाल दो। डायरेक्टर कहता है, जल्दी ही यहाँ इन्वेस्टर आने वाले हैं, इसलिए तुम ये सब मत करो। फिर वहाँ सॉन्ग आती है और उनसे पूछती है, ये सब क्या हो रहा है? तब वो जी को देखकर कहती है, तो तुम यहाँ फिर से जॉब करने आ गई हो, क्या तुम मेरे साथ मेन लीड का काम करोगी? ये सुनकर शाह जी से कहती है, ये तुम्हारे लिए अच्छा मौका है। तभी वहाँ यांग आता है और कहता है, जी को ये करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सॉन्ग कहती है, जी चेन की कजन है, इसलिए मैं उसकी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। वही जी कहती है, मुझे भी ये करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये बोलकर वो चेंज करने जाने लगती है। तब यांग उसका हाथ पकड़कर रुकने को कहता है, पर जी उससे हाथ छुड़ाकर चली जाती है, जिससे यांग उसके पीछे पीछे जाता है। वही सॉन्ग याओ से कहती है, मैंने सुना है तुम मेरे पीछे यांग से शादी करने के सपने देख रही थी। याओ कहती है, नहीं, वो सब तो पुरानी बातें हैं। मैं जानती हूँ आपकी और यांग की एंगेजमेंट फिक्स हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे और यांग के बीच में कैसे आ सकती हूँ? फिर वो सॉन्ग को सॉरी कहती है और बोलती है, तुम मेरी पोजीशन जी को मत दो, मैं तुम्हारी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर सॉन्ग कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। तब याओ वहाँ से चली जाती है। तो सॉन्ग कहती है, मैं तुम्हें और जी दोनों को यहाँ से निकाल दूंगी। वही दूसरी तरफ यांग जी के पीछे चेंजिंग रूम में आ जाता है। तो जी कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये लड़कियों का रूम है। यांग कहता है, तुम्हारे पेट में तो पूरी रात दर्द हो रहा था और तुम्हारी तबीयत खराब थी, फिर तुम आज काम कैसे कर सकती हो? ये बोलकर वो उसे किस करने लगता है, जिससे जी उसे दूर करती है और थप्पड़ मार देती है। फिर कहती है, तुम्हें मेरे साथ यहाँ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बाहर तुम्हारी फियांसे है। यांग बताता है, वो मेरी फियांसे नहीं है, हमारे बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है। जीजी कहती है, पर तुम्हारी उससे शादी होने वाली है, उसका क्या? और तुमने मुझसे वादा किया था कि जब तुम्हारी जिंदगी में कोई और आएगी तो तुम मुझे बता देना ताकि मैं जा सकूं, और तुमने मुझसे झूठ कहा। ये सुनकर यांग उसके क्लोज आता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा ना, मैंने उसके बारे में नहीं सोचा है, इसलिए तुम ये सब भूल जाओ। तब जी उसे धक्का देकर रूम से बाहर चली जाती है, जहाँ याओ एक आदमी से बोलकर उसके ऊपर कैमरा स्टैंड गिरा देती है और जी को ब्लीडिंग होने लगती है। तभी वहाँ यांग आता है और जी की केयर करने लगता है। जी को ब्लीडिंग होता देख याओ उसे कहती है, जी प्रेग्नेंट थी, पर अब उसका मिसकैरेज हो गया है, इसलिए उसका बच्चा नहीं बचेगा। ये सुनकर जी और यांग डर जाते हैं। फिर यांग जी को हॉस्पिटल ले जाता है और डॉक्टर्स उसे ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं। तब यांग वांग से कहता है, अगर मेरे बच्चे और जी को कुछ हो गया तो? वांग उसे तसल्ली देता है, उन्हें कुछ नहीं होगा, इसलिए तुम डरो मत। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आती है और उन्हें बताती है कि जी अब ठीक है। ये सुनकर यांग उनसे बच्चे के बारे में पूछता है, तो डॉक्टर कंफ्यूज होते हुए कहती है, जी प्रेग्नेंट नहीं थी, बस उसके पीरियड्स चल रहे थे, पर अब वो ठीक है। यांग पूछता है, लेकिन उसे ब्लीडिंग क्यों हो रही थी? डॉक्टर कहती है, कभी कभी ऐसे केसेस आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रेग्नेंट थी, बल्कि जी को अच्छी डाइट और आराम की जरूरत है, क्योंकि वो कमजोर है। ये सुनकर यांग सेटिस्फाइड हो जाता है। इसके बाद यांग और वांग जी से मिलने जाते हैं, जहाँ वो सो रही होती है, और यांग उसकी केयर करने लगता है। तब वांग वहाँ स्मोकिंग करने की कोशिश करता है, जिससे यांग उसे गुस्से में देखता है। तो वांग बाहर आते हुए कहता है, मुझे तुमसे
बात करनी है, इसलिए बाहर आओ। जिसके बाद यांग वांग के साथ बाहर आता है। तब वांग उसे स्मोकिंग ऑफर करता है, लेकिन यांग उसे मना कर देता है। फिर वांग कहता है, मैं जानता हूँ तुम जी को लाइक करते हो, पर तुम्हें पता है कि तुम्हारी फैमिली जी को एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसके पास फैमिली नहीं है, ना वो तुम्हारी जैसी रिच है। फिर वो लोग वहाँ के बेंच पर बैठ जाते हैं और वांग कहता है, तुम भले ही जी को सच ना बताओ, पर ये तो सच है कि तुम उससे शादी नहीं कर सकते, क्योंकि ये तुम्हारे पेरेंट्स का फैसला होगा और वो चाहते हैं कि तुम्हारी सॉन्ग से शादी हो। वहीं यांग ये सब सुनकर इमोशनल हो जाता है और कहता है, मैं ये सब जानता हूँ, पर मैं जी को नहीं भूल सकता। फिर वांग उससे कहता है, तुम्हें याद है जब बचपन में हम गाँव में साथ रहते थे और हमारे पड़ोसी जी की फैमिली थी जो बहुत रिच थी, पर अचानक से वो बर्बाद हो गई और उस घर के मालिक की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। वहीं उसकी बेटी और वाइफ को कर्ज चुकाने के लिए अपना विला बेचना पड़ा और वो वहाँ से चले गए। ये सुनकर यांग समझ जाता है कि वो लड़की जो गायब हो गई थी वो और कोई नहीं जी है। फिर वो वांग से पूछता है, क्या मैं जी के साथ गलत कर रहा हूँ? क्या मुझे उसे अपने पास रोकना नहीं चाहिए? पर मैं उसे ये करने के लिए फोर्स नहीं कर रहा, वो खुद भी मेरे साथ रहना चाहती है। वांग कहता है, अब ये बात तुम जानते हो कि तुम दोनों क्या चाहते हो। तब यांग उसे कहता है, तुम जी का ख्याल रखना, तब तक मैं उसके लिए फूड लेकर आता हूँ। वहीं जी दरवाजे पर खड़ी ये सब सुन लेती है। तब वांग रूम में आता है और उससे पूछता है, क्या तुमने कुछ सुना? जी कहती है, मैंने सब सुन लिया। तब वांग उसे बताता है कि जब यांग बहुत यंग था तो उसे पायलट बनना था, इसलिए उसके भाई ह्यूग ने उसके लिए हेलीकॉप्टर किया था, पर जब वो उसे ट्राई कर रहे थे उसमें उनकी मौत हो गई। इस हादसे की वजह से यांग पर बहुत असर हुआ और उसे उससे और प्लेन में बैठने से डर लगने लगा। ये सब सुनकर जी कहती है, मुझे ये सब पहले से पता है, क्योंकि अभी तुम जिस लड़की की बात कर रहे थे वो मैं ही हूँ। ये सुनकर वांग शॉक्ड हो जाता है और जी कहती है, मेरे पड़ोसी कहते थे कि मैं अपने पेरेंट्स की अपनी बच्ची नहीं हूँ और मेरे क्लासमेट्स भी मुझे लाइक नहीं करते थे, पर जब पहली बार यांग ने मेरी मदद की थी तब से मैं उससे प्यार करती हूँ। तब तुम लोग हाई स्कूल में थे और मैं तुमसे जूनियर थी, इसलिए तब तुम लोग मुझे भी जानते थे। तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें देखते हैं कि यांग वांग के साथ होता है। वहीं जी चुप चुप उसका पीछा करती है और उसे देखकर स्माइल करती है। फ्लैशबैक एंड होते ही जी वांग से कहती है, लेकिन फिर यांग ने स्कूल आना बंद कर दिया और हमारी फैमिली के साथ भी इंसिडेंट हो गया, जिस वजह से हम नहीं मिल पाए। फिर जी इमोशनल होकर कहती है, यांग से मिलकर मैं बहुत हैप्पी हो गई। ये बोलते हुए वो उसका ब्रेसलेट देखने लगती है। तभी वहाँ यांग फूड लेकर आता है और उनसे पूछता है, तुम लोग खड़े क्यों हो और क्या बातें कर रहे थे? ये सुनकर वांग डर जाता है और जी कहती है, ये मेरा और वांग का सीक्रेट है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। तब यांग उसके क्लोज बैठ जाता है और कहता है, क्या सच में तुम मुझे नहीं बताना चाहती? जी कहती है, नहीं, ये सीक्रेट है, इसलिए तुम मत पूछो। तब यांग मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, पहले तुम फूड खा लो। जी कहती है, पहले मुझे सोना है क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे नींद आ रही है, उसके बाद मैं खाऊंगी। यांग कहता है, ठीक है, तुम जो चाहती हो वैसे ही करो। उन्हें देखकर वांग सोचता है, काश ये दोनों हमेशा खुश हों, और वहाँ से चला जाता है। फिर जी यांग को किस करती है तो यांग उससे पूछता है, तुम परेशान लग रही हो, क्या कोई बात है? जी बोलती है, नहीं, और सोने के लिए लेट जाती है। तब वो उससे पूछती है, अगर सच में हमारा बेबी होने वाला होता तो क्या तुम मेरा अबॉर्शन करवा देते? यांग कहता है, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता। जी कहती है, लेकिन तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते ना? तब दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं और यांग उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, जिसे जी कहती है, मैं थक गई हूँ, इसलिए तुम जाओ, मुझे सोना है। तब यांग रूम से बाहर आकर स्मोकिंग करते हुए रोता है और अंदर जी भी रोने लगती है। तभी यांग का असिस्टेंट उसे कॉल करके बताता है कि जी की मॉम के लिए किडनी डोनर मिल गया है, लेकिन वो मान नहीं रहा। यांग कहता है, तुम उसे किसी भी तरह मनाओ और हॉस्पिटल लेकर आओ। दूसरी तरफ जाय अपनी मॉम के पास होती है। तभी वहाँ याओ के डैड आते हैं और उसे सॉरी कहते हैं और बताते हैं, तुम्हारी वजह से याओ जेल में है, इसलिए उसे माफ कर दो ताकि यांग उसे जेल से निकाल दे, नहीं तो उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। ये सुनकर जाई कहती है, मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि ये सब उसने जानबूझकर किया है। अगर यांग मुझे नहीं बचाता तो आज इसकी जगह मेरी जिंदगी खराब हो जाती, इसलिए मैं उसे माफ नहीं कर सकती, आप यहाँ से चले जाइए। फिर भी डैड उसे सॉरी कहने को कहते हैं। तभी वहाँ यांग आता है और गुस्से में कहता है, क्या आपको जाई की बात नहीं समझ आ रही? उसने आपको जाने के लिए कहा है, इसलिए चले जाइए। तब डैड वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद यांग जाई के क्लोज आता है तो वो सोचती है, आज याओ मेरी वजह से जेल में है क्योंकि उसने ये सब यांग के लिए किया। और फिर सॉन्ग तो यांग की फियांसे है। तब यांग प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए पूछता है, क्या तुम मुझे लाइक करती हो? जाई झूठ बोलती है, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती। ये सुनकर यांग उसे हक कर देता है और कहता है, अच्छा हुआ तुम मुझे लाइक नहीं करती और करना भी मत। तब दोनों इमोशनल हो जाते हैं और रोने लगते हैं। दूसरी तरफ सॉन्ग अपने भाई मिन्हो के साथ हॉस्पिटल आती है और उसे बताती है, मुझे जाई की फैमिली मेंबर से मिलने जाना है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। ये बोलकर वो उसे बुके दे देती है तो सॉन्ग कहती है, ये सब करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तुम खुद ही जाओ और जिससे मिलना है मिलकर आओ, मैं तुम्हारा यही वेट करती हूँ। मिन्हो कहता है, ठीक है, मैं आता हूँ। ये बोलकर वो आगे जाता है। तभी वो वहाँ जाई को देखता है जो यांग की बातें याद करके रो रही होती है। तो मिन्हो उसे टिश्यू देता है और पूछता है, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? जाई कहती है, नहीं, मैं ठीक हूँ।
हूँ। फिर मिनहो उससे एक रूम का एड्रेस पूछता है। तभी जाई के मोबाइल पर कॉल आता है और उसे पता चलता है तुम्हारी मॉम के लिए डोनर मिल गया है। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तब मिनहो उससे कहता है तुमने मुझे एड्रेस नहीं बताया, जिससे वो उसे सॉरी कहती है और जल्दी जल्दी एड्रेस बताकर वहाँ से चली जाती है। फिर मिनहो उस वार्ड में जाता है जहाँ कोई नहीं होता, तो नर्स उसे बताती है यहाँ की पेशेंट्स बिजी थी इसलिए वो चली गई। वही जाई खुश होते हुए जा रही होती है। तभी वहाँ यांग की मॉम आती है, जिन्हें देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। अब यांग की मॉम के साथ जाई उनके घर आती है, जहाँ मॉम उसे कहती है तुम्हें तो पता होगा मैं यांग की एंगेजमेंट सॉन्ग से कर रही हूँ, इसलिए तुम्हें उसकी जिंदगी से दूर जाना होगा क्योंकि तुम दोनों का कोई मैच नहीं है। जाई कहती है आप फिक्र मत कीजिए, मैं सॉन्ग और यांग के बीच नहीं आऊंगी, इसलिए आपको मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है। मॉम कहती है तब तो तुम समझदार लग रही हो, इसलिए जितनी जल्दी हो सके यांग से दूर हो जाओ। फिर जाई वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ यांग आता है और गुस्से में उनसे पूछता है आपने जाई को क्यों बुलाया था और आपको उससे बात करने की क्या जरूरत थी। मॉम कहती है तुम परेशान क्यों हो रहे हो, मैंने उसे परेशान नहीं किया, ना कोई गलत बात की है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो उससे पूछ सकते हो। मॉम कहती है क्या तुम अपने भाई को भूल गए हो। यांग कहता है आपको हर बात पर उन्हें बीच में लाने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद यांग अपने घर आता है, जहाँ जी डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही होती है। तो यांग उसके क्लोज आकर कहता है मॉम ने तुमसे क्या बात की, क्या उन्होंने कोई गलत बात कही। जी कहती है नहीं, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। ये बोलकर वो उसे चेयर पर बिठा देती है और खाना खाने को कहती है। यांग कहता है आज तुमने बहुत ज्यादा खाना बना लिया है। जी कहती है हम दोनों इतने टाइम से साथ रह रहे हैं, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कुकिंग नहीं की, इसलिए मैंने सोचा आज तुम्हारे साथ खाना बनाऊं। फिर वो प्यार से जी को खाना खिलाती है और स्माइल करने लगती है। तब यांग कहता है तुम्हें मेरी एंगेजमेंट के बारे में पता चल गया ना। जी कहती है हाँ मैं जानती हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। तब दोनों इमोशनल हो जाते हैं और यांग उसका हाथ पकड़कर कहता है प्लीज सिर्फ कुछ दिन मेरे साथ रुक जाओ। जी कहती है सॉरी, लेकिन मैं अब और नहीं रुक सकती। फिर दोनों रोने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में जी ऑपरेशन रूम के बाहर वेट कर रही होती है। तभी वहाँ डॉक्टर आती है और उसे बताती है तुम्हारी मॉम अब ठीक है, इसलिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर जी इमोशनल हो जाती है। तब सिया उसे हग करती है, जिससे जी रोने लगती है। इसके बाद यांग एक पेपर लेकर जी के पास आता है और उसे हग करता है। तब जी उसे देखकर स्माइल करती है। यांग कहता है तुम हमेशा से डांस क्लास ज्वाइन करना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए स्टेडियम लिया है, अब तुम वहाँ अपनी क्लासेस शुरू कर सकती हो। ये सुनकर जी उस पेपर को देखती है और यांग से कहती है ये बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए मैं नहीं ले सकती। यांग कहता है लेकिन ये तो तुम्हारा ड्रीम है, फिर लेने से क्यों मना कर रही हो। जी कहती है क्योंकि ये मैं अपने पैसों से लेना चाहती थी। यांग कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम दोनों एक ही हैं, इसलिए तुम इसे रख लो। जी कहती है मैं एक शर्त पर इसे रखने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम मेरे साथ गेम जोन चलोगे। ये सुनकर यांग स्माइल करता है। इसके बाद वो लोग गेम जोन जाते हैं, जहाँ वो बहुत इंजॉय करते हैं। फिर आइसक्रीम खाने लगते हैं। तब यांग जी को किस करता है। फिर वो दोनों घर आकर एक दूसरे को किस करते हैं और रात साथ बिताते हैं। अब जी यांग के साथ मॉल आई है, जहाँ वो एक वेडिंग ड्रेस देखने लगती है। तो यांग उससे पूछता है क्या तुम इसे ट्राई करना चाहती हो। जी कहती है मुझे कुछ अच्छा लग रहा, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे वो लेना है, बस मैं देख रही थी, और वैसे भी हमें शादी करने के लिए वेडिंग ड्रेस की जरूरत नहीं है। फिर जी कहती है मैं चलते हुए थक गई हूँ, इसलिए मुझे अब घर जाना है। ये सुनकर यांग अपने असिस्टेंट को कॉल करता है। फिर यांग जी से कहता है मुझे जरूरी काम आ गया है, इसलिए जाना होगा, तो तुम असिस्टेंट के साथ चली जाना। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट जी को कॉल करके बताता है मैं ट्रैफिक में हूँ, इसलिए मुझे लेट होगा। दूसरी तरफ यांग उसी मॉल में जी के लिए वेडिंग ड्रेस लेता है। तभी वहाँ सोंग आती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है क्या ये तुमने मेरे लिए लिया है। यांग कहता है नहीं, ये किसी और का ऑर्डर है। वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ जी आती है और उन्हें साथ देख लेती है, जिससे वो अपसेट हो जाती है। वही मिनहो जी को पहचान लेता है और कहता है तुम यहाँ। ये सुनकर यांग को गुस्सा आता है और जी कहती है सॉरी, मैं गलती से यहाँ आ गई। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तब यांग उसके पीछे जाता है और उसे रोक कर पूछता है तुम मिनो को कैसे जानती हो, क्या तुमने उसे अपने लिए चूज कर लिया है। जी कहती है मुझे अपने लिए एक अच्छा इंसान चाहिए, अगर मिनहो वैसा है तो हाँ वो मुझे पसंद है, इसलिए तुम जाओ और सोंग के साथ वेडिंग ड्रेस लो। तब यांग उसे बताता है वो ड्रेस मैं उसके लिए नहीं ले रहा था, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। पर जी उसकी बात पर भरोसा नहीं करती और कहती है हमें एक दूसरे से दूर हो जाना चाहिए। ये सुनकर यांग उसे वॉशरूम ले जाता है और किस करने लगता है, जिससे जी उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है और वो उसकी बात नहीं सुनता। फिर जी रोने लगती है, जिससे यांग शांत हो जाता है और उसे सॉरी कहता है और कहता है क्यों ना हम आराम से बात करें। जी कहती है अब इसकी जरूरत नहीं है, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ये सुनकर यांग शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुम ये सब क्यों कह रही हो। जी कहती है मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। फिर जी उससे कहती है क्या तुम मेरे लिए अपनी एंगेजमेंट कैंसिल कर सकते हो। ये सुनकर यांग कोई जवाब नहीं देता, जिससे जी उससे दूर हो जाती है। फिर यांग वहाँ से चला जाता है। ये देखकर जी रोते हुए कहती है मैं खुद को और धोखा नहीं दे सकती, इसलिए मुझे यांग से दूर होना होगा। नेक्स्ट डे यांग का असिस्टेंट उसे कहता है
क्या आप जी से मिलने नहीं जाएंगे? ये सुनकर यांग कहता है मुझे लगता है वो यहाँ से चली गई है। असिस्टेंट बताता है वो कैसे जा सकती है क्योंकि उन्होंने आज ही अपनी मॉम को डिस्चार्ज करवाया है, इसलिए वो अपने घर गई होगी। ये सुनकर यांग जल्दी में जी से मिलने निकल जाता है, जिससे उसका मोबाइल वहीं छूट जाता है। वहीं सॉन्ग बाहर खड़ी ये सब सुन लेती है और असिस्टेंट से यांग का फोन लेकर उसे कहती है मैं ये यांग को दे दूंगी। दूसरी तरफ जी अपने कपड़े तह करते हुए मॉम को बताती है मुझे अब्रॉड से डांस ट्रेनिंग देने का ऑफर मिला है, इसलिए कल हम लोग वहाँ जाने के लिए निकलेंगे और हमारी फ्लाइट के टिकट्स भी बुकड हो चुके हैं। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ लड़ाई हो गई है? ये सुनकर जी उनसे पूछती है ये सब आपको कैसे पता? मॉम कहती है एक तुम एक मैं भी यांग थी, इसलिए ये बात जानती हूँ, पर अगर तुम्हें जाना ही है तो एक बार उससे मिल लो और अपने बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर लो ताकि तुम्हें कोई पछतावा ना रहे। ये बात सुनकर जी को रियलाइज होता है और वो यांग से मिलने निकल जाती है। अब जी यांग के घर आती है जहाँ वो नहीं होता, तो जी सोचती है लगता है वो मुझसे नहीं मिलना चाहता। ये सोचकर वो वहाँ से निकल जाती है। फिर वो यांग के ऑफिस जाती है जहाँ गार्ड्स उसे रोक देते हैं, तो जी कहती है वो यांग को जानती है इसलिए उनसे मिलना चाहती है। गार्ड कहते हैं अगर वो आपको जानते हैं तो उन्हें कॉल कर लीजिए। जी बताती है वो मेरा कॉल नहीं उठा रहे। ये सुनकर गार्ड कहते हैं इसका मतलब यही है कि उन्हें आपसे बात नहीं करनी। तभी वहाँ सॉन्ग आती है और जी को बताती है यांग जरूरी मीटिंग में बिजी है, इसलिए वो अभी तुमसे नहीं मिल सकते। अगर तुम्हें उनका वेट करना है तो यहाँ कर सकती हो। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तब जी फिर से यांग के मोबाइल पर कॉल करती है, पर सॉन्ग उसका कॉल कट कर देती है, जिससे जी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये सब यांग कर रहा है, इसलिए वो अपसेट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ यांग अपने घर आता है और जी को वहाँ ना देखकर यही सोचता है शायद जी मुझसे गुस्सा है, इसलिए वो जाने से पहले मुझे बाय भी नहीं करना चाहती। तभी वहाँ सॉन्ग आती है तो यांग दरवाजे पर से उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? सॉन्ग कहती है मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारा मोबाइल देने आई थी जो गलती से मुझसे टूट गया। फोन लेकर यांग उससे पूछता है क्या इसमें किसी का कॉल आया था? सॉन्ग झूठ बोलती है सिर्फ तुम्हारे डैड ने कॉल की थी और जी के कॉल के बारे में नहीं बताती। ये सुनकर यांग दरवाजा बंद कर देता है। अगले सीन में देखते हैं यांग दूसरी जगह चला जाता है और स्मोकिंग करने लगता है। वहीं जी अपसेट होकर फिर से यांग के घर जाती है और उसका वेट करने लगती है, पर जब वो नहीं आता तो वो सोचती है लगता है यांग सच में मुझे लाइक नहीं करता। ये सब सोचते हुए वो वही सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जी उठकर देखती है वहाँ यांग नहीं होता, तो वो समझ जाती है अब उसका वेट करने का कोई फायदा नहीं, वो मुझसे बात नहीं करना चाहता, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। वहीं वांग यांग के पास आता है और उसे बताता है तुम्हारी एंगेजमेंट का टाइम हो गया है। ये सुनकर यांग कहता है मैं तैयार हूँ। तो वांग पूछता है फिर जी का क्या होगा? यांग बताता है अब हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं है, हमारा ब्रेकअप हो गया। अब हम सॉन्ग और यांग की एंगेजमेंट बैंक्वेट देखते हैं जहाँ यांग के पेरेंट्स स्टेज पर जाकर एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट करते हैं और आए हुए गेस्ट को थैंक्स कहते हैं। तभी चैन यांग को एक बॉक्स देते हुए बताता है ये किसी ने तुम्हारे लिए बेचा है। तब यांग जल्दी से उस बॉक्स को देखता है, उसमें वो सारी चीजें होती हैं जो उसने जी को दी होती हैं। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और स्टेडियम वाला पेपर देखकर कहता है जी ने मुझे सब वापस क्यों कर दिया, अब वो क्या करेगी? तब चैन उसे बताता है क्या तुम्हें नहीं पता आज वो अपनी मॉम के साथ अब्रॉड जा रही है क्योंकि उसे वहाँ डांस के लिए ऑफर मिला है। ये सुनकर यांग को फिर से शॉक लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब जी एयरपोर्ट पर अपना टिकट चेक करवा लेती है। तब रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है अब आप एलिवेटर से एरोप्लेन की तरफ चले जाएं। फिर जी मॉम के साथ जाने लगती है। तब मॉम उससे पूछती है क्या कल रात तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी, क्या तुमने उसके साथ सब सॉर्ट कर लिया? जी बताती है वो मुझसे मिलने ही नहीं आया। दूसरी तरफ यांग एयरपोर्ट पहुंचता है और रिसेप्शनिस्ट से फ्लाइट के बारे में पूछकर जाने लगता है। तभी अनाउंस्ड होता है कि जो फ्लाइट अभी रवाना हुई है उसमें आग लग गई। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है और जल्दी से न्यूज देखता है, जिसे देखकर उसकी हालत खराब होने लगती है और वो जी के पास जाने की जिद करता है। तब वांग उसे समझाता है तुम अब वहाँ जाकर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सब खत्म हो गया। ये सुनकर यांग को खून की उल्टी होने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। तब वांग जल्दी से उसके पास जाता है और उसकी केयर करने लगता है। इसके बाद वांग यांग को जी की डायरी देता है, जिसे पढ़कर यांग बहुत इमोशनल हो जाता है और उसकी हालत खराब होने लगती है। तभी वहाँ यांग का असिस्टेंट आता है और उसे मोबाइल देते हुए कहता है ये ठीक हो गया है और मैंने इसे चेक किया, इसमें कल रात जी ने आपको कई बार कॉल्स किए हैं और वो रिसीव नहीं हुई। ये जानकर यांग को फिर से खून की उल्टी होती है और वो बेहोश हो जाता है। अब यांग को हॉस्पिटल बेड पर होश आता है और वो उठकर जाने लगता है। तब चैन और वांग उसे रोकते हैं और बोलते हैं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए तुम कहाँ जा रहे हो? यांग कहता है ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं सॉन्ग से एंगेजमेंट करने से मना कर देता तो ये सब नहीं होता, ना जी मुझे छोड़कर अब्रॉड के लिए निकलती और उसके साथ ये सब होता, क्योंकि ये मेरी गलती है, मैंने उसके कॉल्स का जवाब नहीं दिया। ये सुनकर चैन और वांग उसे समझाते हैं। तब भी जी यहाँ नहीं रुकती और वो तुम्हें छोड़कर जाती, इसलिए खुद को इल्जाम देना बंद करो। तब यांग के सर में दर्द होने लगता है और वो फिर से बेहोश हो जाता है, जिससे चैन नर्स
नर्स को बुलाता है। दूसरी तरफ जी हॉस्पिटल बेड में होती है। तभी उसे होश आता है तो वो मॉम से पूछती है, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मॉम कहती है, जब हम एयरप्लेन की तरफ जा रहे थे तो तुम्हें चक्कर आ गया और तुम बेहोश हो गई, इसलिए मुझे तुम्हें यहाँ लाना पड़ा। ये सुनकर वो फ्लाइट के बारे में पूछती है। मॉम बताती है, उसमें टेक्निकल इशू होने की वजह से प्लेन क्रैश हो गया, पर हम लकी थे, इसलिए हम वहाँ जा ही नहीं सके और बच गए। मुझे लगता है ये सब किस्मत का खेल है, इसलिए क्या अब भी तुम अब्रॉड जाना चाहती हो? तभी वहाँ मिन्हो बुके लेकर आता है और जी को हेलो कहता है। तो वो उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिन्हो कहता है, मैं जानता हूँ ये हम दोनों के लिए सरप्राइजिंग है, पर तुम मेरी सिस्टर हो। ये सुनकर जी शॉक्ड हो जाती है। उधर यांग अपनी साइड पर बैठा जी को याद कर रहा होता है। वही चैन और वांग ड्रिंक करते हुए यांग की बात डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ यांग के पेरेंट्स आते हैं और यांग से कहते हैं, तुमने हमारे साथ आना बंद कर दिया, तुम्हारे अचानक से चले जाने की वजह से एंगेजमेंट कैंसिल हो गई, इसलिए अब तुम्हें सॉन्ग से सॉरी कहना होगा। ये सुनकर यांग गुस्से में कहता है, मैंने पहले भी आपको मना किया था कि मुझे सॉन्ग से शादी नहीं करनी है, इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, और रही बात एंगेजमेंट की तो वो मुझे नहीं करनी, अब आप लोग यहाँ से चले जाते। ये सुनकर पेरेंट्स को गुस्सा आता है और अपनी इंसल्ट करवाने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे सॉन्ग की फैमिली और यांग की फैमिली मिलते हैं, जहाँ यांग के डैड सॉन्ग के डैड से कहते हैं, आज यांग आप लोगों से सॉरी कहेगा और सॉन्ग से एंगेजमेंट करेगा, इसलिए उसे माफ कर दीजिए। तभी वहाँ यांग अपने असिस्टेंट के साथ आता है और उनसे कहता है, मुझे सॉन्ग से एंगेजमेंट नहीं करनी। फिर असिस्टेंट वहाँ सॉन्ग की फोटोज रखता है, जिसे देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और सॉन्ग कहती है, ये फोटोज फेक हैं और मैं यांग को लाइक करती हूँ। ये सुनकर यांग के डैड यांग से कहते हैं, ये फोटोज फेक हैं, इसलिए तुम्हें सॉन्ग के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें उससे एंगेजमेंट करनी होगी। यांग कहता है, ये बात आप भी जानते हैं कि वो फोटोज फेक हैं या नहीं, इसलिए आप कुछ भी करने के लिए मुझे फोर्स नहीं कर सकते। ये बोलकर यांग वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ जी आती है, जिसे देखकर यांग इमोशनल हो जाता है। फिर सॉन्ग के डैड सबको बताते हैं, जी मेरी दूसरी बेटी है। ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। तो डैड कहते हैं, मैं जानता हूँ ये बात जानकर आपको बहुत सवाल आ रहे होंगे कि जी मेरी बेटी कैसे हो सकती है। फिर वो बताते हैं, जब मैं यांग था तो किसी ने मुझे ड्रग दे दिया था, जिस कारण मैंने जी की मॉम के साथ रात बिताई और वो प्रेग्नेंट हो गई। मैंने उन्हें हमेशा इग्नोर किया क्योंकि मुझे लगता था इन लोगों को मेरे पैसे और पावर चाहिए, पर अब ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने जी को यहाँ बुलाया। तभी वहाँ सॉन्ग की मॉम गुस्से में आती है और जी को मारने के लिए आदी होती है, पर यांग उन्हें रोक लेता है और जी को टच करके कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम कहाँ चली गई थी? उसे इस तरह देखकर जी कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है यांग को क्या हो गया। फिर वो भी इमोशनल होने लगती है। तभी मॉम कहती है, पहले जी की मॉम ने सॉन्ग के डैड को सीड्यूस किया और अब जी सॉन्ग के फियांसे को सीड्यूस कर रही है, क्या ये इनका काम है? वहीं जी यांग से दूर होते हुए कहती है, तुम गलत इंसान के पास आ गए हो, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं हूँ। फिर सॉन्ग के पेरेंट्स के बीच बहस होने लगती है। वहीं सॉन्ग जी से कहती है, तुम यांग से दूर रहो, जिससे डैड सॉन्ग को थप्पड़ मारते हैं और उसे चुप रहने को कहते हैं। सॉन्ग कहती है, आप उस नाजायज लड़की के लिए मुझे मार रहे हैं। वहीं जी यांग से कहती है, तुम मेरे साथ ऊपर रूम में चलो। तब यांग उसके पीछे जाते हुए बताता है, उस दिन सॉन्ग ने मेरा फोन ले लिया था, इसलिए मैं तुम्हारा कॉल नहीं उठा पाया और वो ड्रेस भी मैं तुम्हारे लिए ले रहा था। तब तक वो लोग रूम में पहुंच जाते हैं तो जी दरवाजा लॉक कर देती है। तब यांग उसे हक करके कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम कहाँ चली गई थी? जी कहती है, तुम मुझसे दूर रहो। तब यांग उसे अपनी तरफ करके किस करने लगता है और हक कर लेता है, जिससे जी भी इमोशनल हो जाती है और उसे हक करती है। तभी दरवाजे के पास मिन्हो आता है और जी से पूछता है, क्या तुम अंदर हो? तब यांग जी को किस करने लगता है, जिससे जी उसे थप्पड़ मार देती है। तब यांग उसे हक करके सॉरी कहता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम मुझे लाइक करती हो। जी कहती है, मैं तुम्हें पहले लाइक करती थी। फिर वो उसे रूम से बाहर निकालते हुए कहती है, अब हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। जिसके बाद जी बहुत रोने लगती है और कहती है, सॉरी यांग, लेकिन मैं यहाँ अपनी मोम का बदला लेने आई हूँ। तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, जिसमें जी अपनी मोम से पूछती है, क्या मिन्नू ने जो कहा वो सच है? मोम कहती है, जब मैं यंग थी तो सॉन्ग के डैड ने मुझे ड्रग दिया और मेरे साथ रात बिताई, पर तब मैं प्रेग्नेंट नहीं थी, जिसके बाद मैंने तुम्हारे डैड से शादी कर ली। तब जी को पता चलता है कि उसके डैड की मौत के जिम्मेदार भी सॉन्ग के डैड हैं, क्योंकि उनकी वजह से उनकी फैमिली बैंकरप्ट हुई थी। फिर मोम बताती है, तुम्हारे डैड बहुत अच्छे इंसान थे, इसलिए उन्होंने उनके साथ कुछ नहीं किया, पर डैड की मौत के बाद मैंने पुलिस को कंप्लेन की थी, पर उन्होंने ये केस लेने से मना कर दिया, जिस कारण मुझे भी ये सब छोड़ना पड़ा। ये सब जानकर जी को बहुत गुस्सा आता है, जिससे वो सॉन्ग के डैड से बदला लेने का प्लान बनाती है। फ्लैशबैक एंड होते ही जी बहुत रोने लगती है। दूसरी तरफ यांग अपने कैबिन में बैठा होता है। तभी असिस्टेंट कहता है, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि जी ठीक है, इसका मतलब आप सॉन्ग से अपनी एंगेजमेंट तोड़ रही हैं। यांग कहता है, बिल्कुल मैं ऐसा ही कर रहा हूँ। उधर जी सॉन्ग के डैड के पास जाती है और उनसे अपनी मोम के बारे में पूछती है, वो कहाँ है? डैड कहते हैं, वो बीमार थी, इसलिए मैंने उसे अच्छी जगह पर शिफ्ट कर दिया है। ये बोलते हुए वो उसके क्लोज आने लगते हैं, जिससे जी डरती है और कहती है, मैं मोम से मिलना चाहती हूँ। डैड बोलते हैं, कल पार्टी है, इसलिए पहले तुम मेरे साथ वहाँ जाओगी। नेक्स्ट डे सॉन्ग के डैड जी को अपने साथ
पार्टी में ले जाते हैं, जहाँ सोंग जी को साथ देखकर जलने लगती है और मिन्हो से कहती है लगता है अब डैड के लिए सिर्फ जी ही सब कुछ है, पर असल में वो यहाँ पैसों के लिए आई है। ये सुनकर मिन्हो कहता है हाँ हम पार्टी में हैं, इसलिए तुम इसे खराब करने की कोशिश मत करो। ये बोलकर वो स्माइल करने लगता है। वही डैड जी को अपने पार्टनर मिन से इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो मिन जी की तारीफ करता है। फिर वो लोग ड्रिंक करते हैं जिससे जी को गड़बड़ लगने लगती है, तो वो डैड से कहकर रेस्ट रूम जाती है। वही जी को अचानक से चक्कर लगने लगता है। तब यांग उसे देख लेता है और पकड़ लेता है। तब जी उससे कहती है जब मैंने तुमसे कहा कि अब मैं तुम्हें अपना ब्रदर इन लॉ मानती हूँ तो फिर तुम मेरे पीछे क्यों हो। ये सुनकर यांग उसे अपने क्लोज करता है और कहता है अगर ये सच है तो फिर तुम मुझे ब्रदर इन लॉ कहो, क्योंकि मैं सुनना चाहता हूँ कि तुम किस तरह बोलोगी। तब जी उससे दूर होकर जाने लगती है, जिससे यांग उसे हक कर लेता है और कहता है मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। तभी वहाँ सॉन्ग आती है और उन्हें इस तरह से देखकर पूछती है तुम दोनों क्या कर रहे हो। यांग कहता है क्या तुम्हें नहीं दिख रहा। तब सॉन्ग जी को यांग से दूर करती है और उससे कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए, और भूलो मत तुम्हारी मॉम मेरे कब्जे में है, मैं चाहूँ तो उनके साथ कुछ भी कर सकती हूँ। ये जानकर जी शॉक्ड हो जाती है और कहती है क्या तुम सच कह रही हो, मेरी मॉम तुम्हारे विला पर है। सॉन्ग बोलती है मुझे ये भी पता है कि तुम मेरे डैड की बेटी नहीं हो, क्योंकि मैंने टेस्ट करवा लिया है। ये सुनकर जी यांग को हक कर लेती है और बताती है क्या तुम सच में मुझे लाइक करते हो। यांग कहता है हाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जी कहती है तो फिर मेरी मॉम को ढूंढने में मेरी मदद करो, क्योंकि सॉन्ग ने उन्हें छुपा दिया है और अब उनके जरिए मुझे धमकी दे रही है। ये सुनकर यांग गुस्से में सॉन्ग से कहता है अगर तुमने जी की मॉम के साथ कुछ भी किया तो याद रखना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर यांग वहाँ से चला जाता है। तब सॉन्ग गुस्से में आकर जी को थप्पड़ मारने के लिए आगे होती है और जी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे थप्पड़ मारती है, जिससे सॉन्ग कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मारोगी, और वैसे भी मेरे पास टेस्ट रिपोर्ट है जो मैं डैड को दिखा दूंगी और वो तुम्हें घर से निकाल देंगे। ये सुनकर जी सोचती है तब तो ये बात सॉन्ग के डैड को भी पता होगी, फिर उन्होंने मुझे साथ क्यों रखा। ये सोचकर जी कहती है पर मैं तुम्हारे डैड को मजबूर कर दूंगी जिससे वो मुझे अपने घर पर रखें। ये बोलकर वो पार्टी के अंदर जाती है, जहाँ सॉन्ग उसे रोककर थप्पड़ मारती है। तो जी एक्टिंग करते हुए कहती है मैं जानती हूँ तुम्हारा मेरा मुकाबला नहीं हो सकता, पर तुम्हें मेरी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। ये देखकर सॉन्ग के डैड सॉन्ग को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं तुम जी के साथ ऐसा नहीं कर सकती। तब सॉन्ग कहती है आपने मुझे जी के लिए थप्पड़ मारा जबकि वो आपकी बेटी भी नहीं है। ये बोलकर वो उन्हें रिपोर्ट दिखाती है, पर डैड उस रिपोर्ट को फेंक देते हैं और कहते हैं तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम फेक रिपोर्ट लाओगी। फिर वो मिन्हो से कहते हैं तुम सॉन्ग को ले जाओ और उसे रूम में बंद कर दो ताकि ये सब करना बंद कर दे। फिर देखते हैं कि डॉक्टर जी का चेकअप करके वहाँ से चली जाती है। तब डैड उसके क्लोज आते हुए कहते हैं अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये देखकर जी पीछे होने लगती है और अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है। फिर डैड उससे कहते हैं तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह सुंदर हो। ये बोलकर वो उसके और क्लोज जाते हैं, जिससे जी डर जाती है और उन्हें जाने को कहती है, पर वो उसके साथ फोर्स करने लगते हैं। तो जी डर से मदद के लिए चिल्लाती है। तभी वहाँ मिन्हो आता है और डैड से कहता है आप ये क्या कर रहे हैं। तब डैड जी से दूर होते हैं और कहते हैं सॉरी मैं ड्रंक था, इसलिए मुझे पता नहीं चला कि तुम कौन हो। तब जी बहुत डरी हुई होती है, जिससे मिन्हो उसे शांत करने की कोशिश करता है और जी उसे भी अपने पास नहीं आने देती और अपना मोबाइल निकाल कर कहती है मैं पुलिस को बुला रही हूँ क्योंकि मैंने सारी रिकॉर्डिंग कर ली है। ये जानकर डैड और मिन्हो शॉक्ड हो जाते हैं और उसे समझाते हैं ऐसा मत करो, पर जी उनकी बात नहीं सुनती, जिससे डैड गुस्से में उसके पास आने लगते हैं। ये देखकर मिन्हो उन्हें अपने साथ बाहर ले जाता है। थोड़ी देर बाद पुलिस डैड को ले जाती है। तब डैड उसे कहते हैं मैं जल्दी ही जेल से बाहर आ जाऊंगा और तुमसे बदला लूंगा। वही मिन्हो जी से कहता है मैं जानता हूँ तुम अपने डैड का बदला ले रही हो, पर तुम हमारी फैमिली के बारे में सोचो, इस चीज से हमारी बहुत इंसल्ट होगी, इसलिए तुम अपना केस वापस ले लो। ये सुनकर जी पूछती है तो तुम्हें पहले से पता है कि तुम मेरे अपने भाई नहीं हो और मेरे डैड की मौत के जिम्मेदार तुम्हारे डैड हैं। मिन्हो कहता है हाँ ये बात मैं शुरू से जानता हूँ। तब जी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जी यांग से मिलती है। तब वो उसे हग कर लेता है और कहता है सॉरी मैं टाइम से तुम्हारे पास नहीं आ सका, लेकिन मैंने तुम्हारी मॉम को ढूंढ लिया। ये सुनकर जी उसे खुद से दूर करती है और बोलती है तुम्हें पता है मैंने पार्टी में क्या किया था। यांग कहता है ये बात मैं जानता हूँ और तुम मुझे जब चाहे इस्तेमाल कर सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये बोलकर वो उसे फिर से हग कर लेता है, जिससे जी इमोशनल हो जाती है। फिर वो दोनों घर आते हैं, जहाँ जी अपनी जैकेट निकालती है और यांग के क्लोज जाती है। तो वो उसे रोक कर कहता है तुम ये क्या कर रही हो। जी कहती है हमारे बीच ये रिश्ता शुरू से है कि तुम मेरी मदद करते हो और मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, इसलिए इसमें कुछ गलत नहीं है। यांग कहता है इसका मतलब उस दिन तुमने मेरी बात सुन ली थी, पर ये सब मैं पहले सोचता था। तब मुझे लगता था कि तुम पैसों के लिए मेरे साथ हो, लेकिन धीरे धीरे मुझे तुमसे प्यार हो गया और अब मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, पर मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। जी कहती है मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी तुम हमेशा अपनी फैमिली को चूज करोगे और मैं अपनी फैमिली को, इसमें कुछ
गलत नहीं है, इसलिए तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, ना तुम्हें ये बताने की जरूरत है कि तुम मुझे लाइक करते हो। तब दोनों इमोशनल होकर रोने लगते हैं। फिर यांग उसे हग कर लेता है, जिससे जी दूर होकर कहती है, अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो मैं अपनी मॉम के पास जा रही हूँ, क्योंकि उन्हें मेरी जरूरत है और तुमने मेरे लिए जो किया उसके लिए थैंक्स। ये बोलकर जी वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे असिस्टेंट यांग को बताता है, हमने सॉन्ग के डैड के खिलाफ सारे सबूत जमा कर लिए हैं, इसलिए अब वो नहीं बच सकते। फिर कहता है, लेकिन अचानक से उन्हें हार्ट अटैक आने के कारण हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है और वो वहीं है। वहीं दूसरी तरफ जिसे आपने जी की मॉम के लिए गार्डिंग पर लगाया था वो भी कहीं चला गया है। ये सुनकर यांग समझ जाता है कि गड़बड़ होने वाली है, इसलिए वो असिस्टेंट से कहता है, तुम जल्दी से जी की लोकेशन का पता करो। दूसरी तरफ जी सॉन्ग की मॉम से मिलने जाती है, जहाँ वो उनसे कहती है, अगर मैं कुछ देर में यहाँ से नहीं गई तो मेरी फ्रेंड पुलिस को कॉल करेगी। तब मॉम उससे कहती है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें कुछ देने के लिए बुलाया है। ये बोलकर वो उसे बताती है, मेरे पास वो सारे एविडेंस हैं जिनसे तुम अपने डैड के कातिल को ढूंढ सकती हो। इसके अलावा मेरे पास तुम्हारे डैड की कंपनी की फाइल्स भी हैं, इसलिए ये सब ले जाओ। ये सब जानकर जी खुश होती है और पूछती है, लेकिन आपकी शर्त क्या है? मॉम कहती है, तुम यांग को छोड़कर चली जाओ ताकि सॉन्ग उससे शादी कर ले। जी कहती है, ये सब आप सॉन्ग के लिए कर रही हैं, पर इस बात की क्या गारंटी है कि मेरे जाने पर यांग सॉन्ग से शादी करेगा? मॉम कहती है, ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। थोड़ी देर बाद यांग जी को ढूंढता हुआ वहाँ आता है और सॉन्ग की मॉम से पूछता है, जी कहाँ है? मॉम कहती है, तुमने आने में देर कर दी क्योंकि जी अभी यहाँ से गई है। फिर मॉम यांग को भी लालच देती है, मेरे पास तुम्हारे डैड के खिलाफ एविडेंस है जिससे तुम्हारी फैमिली की रेपुटेशन और अच्छी हो सकती है, पर अगर ये किसी और के हाथ में गया तो तुम लोगों की इज्जत गई। ये सुनकर यांग पूछता है, तो फिर मुझे ये सब लेने के लिए क्या कहोगा? मॉम कहती है, तुम्हें सॉन्ग से शादी करनी होगी। यांग बोलता है, आप सपने देखना बंद करें क्योंकि ये नहीं हो सकता। तभी जी ये सब सुनकर दीवार के पीछे से निकलती है, जिससे यांग जल्दी से उसके पास जाता है और कहता है, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मुझे ये सब पहले से भी पता था। जी कहती है, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम वही करो जो तुम्हारी फैमिली के लिए सही हो। तभी वहाँ सॉन्ग के डैड जी की मॉम के गले पर चाकू रखकर आते हैं और उन्हें धमकी देते हैं, मैं इसे ऐसे नहीं दूंगा। ये देखकर सॉन्ग की मॉम डैड से कहती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम ये सब करने जा रहे हो? डैड कहते हैं, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी थी, लेकिन तुम्हारे पास पैसा और पावर था, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। ये सब सुनकर मॉम को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, तुम ये सब गलत कर रहे हो, लेकिन अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तभी डैड जी की मॉम को मारने के लिए चाकू उठाते हैं, तभी उन्हें पकड़ लेते हैं और उनसे चाकू छीन लेते हैं। तब तक वहाँ पुलिस भी आ जाती है और डैड को साथ ले जाती है। अब देखते हैं जी बहुत खुश होकर सोच रही होती है, फाइनली मेरे डैड के मुजरिम जेल पहुंच गए और मैंने अपनी मॉम का बदला भी ले लिया। तभी वहाँ मिन्हो आता है और जी को बताता है, मैं अब्रॉड जा रहा हूँ। ये सुनकर जी पूछती है, क्या तुम सच में वहाँ जाना चाहते हो? मिन्हो कहता है, हाँ मैं वहाँ चला जाऊंगा, क्योंकि वैसे भी अब यहाँ कुछ नहीं बचा। डैड भी अपनी हरकतों की वजह से अरेस्ट हो चुके हैं। यांग के डैड को भी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है। फिर वो जी से यांग के बारे में पूछता है, क्या अब तुम उसके साथ रहोगी या नहीं? जी कहती है, नहीं, अब मैं यांग से दूर रहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हमारे लिए यही अच्छा है। ये सुनकर मिन्हो कहता है, वैसे मैं सॉन्ग के साथ अब्रॉड जा रहा हूँ, इसलिए अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें परेशान नहीं करेगी। फिर वो हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे करता है और उससे पूछता है, क्या तुम अब भी मुझसे नफरत करती हो? जी हाथ मिलाते हुए स्माइल करती है और कहती है, नहीं, अब मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं। ये सुनकर मिन्हो भी स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ यांग आता है और जी से सॉरी कहता है, तो जी कहती है, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने वैसे ही मेरी बहुत मदद की है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे क्या कहूँ। ये सुनकर यांग पूछता है, क्या तुम मुझसे भी मिलना चाहती हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? जी इमोशनल होकर कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें लाइक नहीं करती। ये बोलकर वो उसे किस करती है और कहती है, अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलना चाहती, इसलिए तुम अपने लिए अच्छी सी लड़की ढूंढ लेना और मैं अपना कैरियर डांस में बनाने जा रही हूँ। ये बोलकर जी वहाँ से चली जाती है। तब यांग बहुत इमोशनल हो जाता है। इसके बाद यांग अपसेट होकर स्मोकिंग करने लगता है। तभी वहाँ चैन आता है और उससे कहता है, तुम कब तक स्मोकिंग करते रहोगे? मैं जानता हूँ ये मेरी ही गलती है, क्योंकि ये ड्रिंक मैंने ही यहाँ लाया। फिर वो यांग को बताता है, जी की फ्लाइट अभी लेट है, अगर तुम चाहो तो उसे रोक सकते हो। ये सुनकर यांग जल्दी से उसे रोकने के लिए उठता है। तब उसके कदम डगमगाते हैं, जिससे चैन कहता है, तुम्हें मैं ले चलता हूँ। दूसरी तरफ जी अपसेट होकर कैब में सामान रख रही होती है और बार बार रास्ते की तरफ देखती है, जिससे उसकी मॉम कहती है, अगर तुम यहाँ से नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, तुम यहाँ रुक सकती हो, और वैसे भी तुमने अपने डैड का बदला ले लिया है, इसलिए अब यांग से दूर होकर खुद को अपसेट मत करो, क्योंकि ये सब उसकी वजह से नहीं हुआ था, इसलिए तुम यहाँ रुक सकती हो। ये सुनकर जी इमोशनल होकर उन्हें हग कर लेती है। अब यांग चैन के साथ एयरपोर्ट पहुँचता है और देखता है कि फ्लाइट वहाँ से जा चुकी है, जिससे यांग कहता है, मैंने इस बार फिर से देर कर दी और जी मुझे छोड़कर चली गई। ये बोलते हुए वो वहीं बैठ जाता है और रोने लगता है। फिर यांग अपने घर आता है और सारी चीजों को अच्छे से देखता है, जिससे उसे जी की याद आने लगती है। इससे बचने के लिए वो साइड पर बैठ जाता है और
स्मोकिंग करने लगता है। तभी वहाँ जी यांग का दिया वेडिंग ड्रेस पहन कर आती है और उसे हेलो कहती है, जिससे यांग उसकी तरफ देखता है और वो पूछती है मैं इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ, और कहती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि इतनी सुंदर ड्रेस घर पर मेरा वेट कर रही है। उसे वहाँ देखकर यांग यकीन नहीं कर पाता और जल्दी से उसके पास जाकर उसे हग कर लेता है और पूछता है तुमने क्या पूछा। तो जी अपना सवाल फिर से पूछती है, जिससे यांग इमोशनल हो जाता है और कहता है तुम बहुत सुंदर लग रही हो। फिर वो उससे पूछता है तुम वापस क्यों आ गई। जी कहती है क्योंकि मुझे पता चला तुम मेरी वेडिंग ड्रेस को हक करके रोते रहते हो, इसलिए मैं आ गई। यांग कहता है तो क्या अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। जी कहती है जाना तो मुझे होगा क्योंकि डांस मेरा सपना है, पर तुम चाहो तो हम अपना डिस्टेंस रिलेशनशिप रख सकते हैं, और अगर तुम्हें ये भी नहीं चाहिए तो। इतना सुनते ही यांग उसे किस करता है, फिर दूर होकर कहता है मुझे ये भी मंजूर है। फिर वो उसे हक कर लेता है और दोनों खुश हो जाते हैं। अब 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जी वर्ल्ड बेस्ट डांसर का अवार्ड का 5वां अवार्ड ले रही होती है। फिर वो डायरेक्टर से हाथ मिलाकर फोटो शूट करवाती है। वहीं यांग बुक के लिए चैन से बात कर रहा होता है। 5 साल में जी इतने सारे अवार्ड्स जीत चुकी है। चैन कहता है अब तुम्हें जी को प्रपोज कर देना चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता वो तुम्हें मना करेगी। तभी स्टेज पर एक जूनियर बुके लेकर जाता है और जी को प्रपोज करता है। ये देखकर यांग स्टेज पर जाता है और उस जूनियर को साइड कर देता है। तब चैन उस जूनियर से कहता है तुमसे पहले यांग की लाइन है और वो भी इतने सालों से, इसलिए तुम जाओ। फिर यांग जी को बुके देकर वेलकम कहता है तो जी बोलती है पर मुझे तो ये बुके किसी और बात के लिए लग रहा है। तब यांग उसके सामने घुटनों पर बैठकर शादी के लिए प्रपोज करता है तो जी इमोशनल होकर उसे हाँ बोल देती है, जिससे यांग खुश हो जाता है। फिर जी उसे कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये बोलकर वो यांग का हाथ अपने पेट पर रखती है और कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर यांग बहुत खुश होता है और कहता है क्या तुम सच कह रही हो। ये बोलकर वो उसे हक कर लेता है और कहता है फाइनली अब हमारा भी बेबी होने वाला है, हम उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। ये जानकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। ये देखकर सभी उनके लिए खुश होकर तालियां बजाते हैं और इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।